अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो एटॉमिक सॉरी एईएस है, यानी ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके लिए सैंपल प्रिपेयर कैसे करते हैं, या उसके लिए कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने किस तरह के सैंपल को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेक्चर को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, जो सैम्पल मटेरियल्स होते हैं, उसमें मोस्टली हम एईएस यानी आगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में हम कंडक्टर मटेरियल यूटिलाइज करते हैं या सेमी कंडक्टर मटेरियल यूटिलाइज करते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है, ये दो मटेरियल्स हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप जानते हैं कि हमारे पास मटेरियल के ऊपर एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा होता है। तो अगर हम इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस के ऊपर फॉल कराएंगे, उसके ऊपर जब इनका इंटरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स का और नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस का, तो हमारा मटेरियल ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी ये मौजूद है कि वो चार्ज अप हो जाए। और मोस्टली हम एटॉमिक अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूटिलाइज़ करते हैं उन मटेरियल्स के लिए, थिन फिल्म के केसेस में या सरफेस एनालिसिस के लिए। तो वो अगर चार्ज अप हो जाएगी सरफेस, या वो हीट अप हो के डैमेज हो जाएगी, तो ये दोनों प्रॉब्लम अराइज होते हैं अगर मटेरियल की सतह नॉन कंडक्टिंग होगी। तो इस वजह से हम मेक श्योर करते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ कंडक्शन की प्रॉबिलिटी मौजूद हो, वो कंडक्टर मटेरियल हो, ताकि वो चार्ज को कंडक्ट अवे कर दे और हमारा इंसुलेटर के केस में जैसे चार्ज बिल्टअप होता है उस तरह का ना हो। एक तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स यही है, और शायद ये ही इस प्रोसेस की लिमिटेशन भी है। जिस तरह हमने सेम के केस में डिस्कस किया था कि वहाँ भी हम नॉन कंडक्टिंग मटेरियल नहीं यूज़ कर सकते। इनफैक्ट यहाँ भी हम जिस जिस केस में हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन के चूँकि एनर्जेटिक एक स्ट्रीम है, तो उस केस में हम मेक श्योर ये करते हैं कि मटेरियल हमारा कंडक्टर हो, उसमें चार्ज को कंडक्ट करने की सलाहियत मौजूद हो, ताकि वहाँ पे हीट अप हो के चार्ज अप ना हो जाए चीज़ें। दूसरा ये है कि एक्सपीएस के केस में हम चूँकि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज नहीं करते, तो वहाँ पे इस तरह की लिमिटेशन ये नहीं है। दूसरा ये है कि जो अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसकी जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादातर एलिमेंट के लिए बहुत अच्छी है एक्सपीएस की निस्बत। और सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो स्ट्रीम ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ करते हैं। तो आप ये याद रखें कि ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जितना ज़्यादा इंटेंस होगा, ये जितना ज़्यादा फोकस्ड होगा और जितना ज़्यादा शार्प होगा, हमारे पास उसकी प्रॉबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी है कि ये ज़्यादा सेंसिटिव होगा, और इसके रिजल्ट जो अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी के हैं वो उतने अच्छे आएंगे। तो आगे हम चलते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सपीएस है, इस केस में कौन सी सरफेस से इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन के केस में हमारे पास कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं। तो आप जानते हैं कि ये अगर ये वाला जो वॉल्यूम है, ये वाली जो विड्थ आपको दिखाई दे रही है 1 से 3 माइक्रोन, ये किसी भी सैंपल मटेरियल की है। तो इसके टॉप सरफेस से इस एरिया को अगर आप जूम आउट करें या इसे आप देखें, तो इसकी ये वाली जो सरफेस है ना टॉप, यहाँ से इस सरफेस को आप देखें, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन 5 से 75 ऑन्स्ट्रम एनालिसिस डेप्थ इसकी होती है, यानी ये टॉप सरफेस से। और इसका फ़ायदा ये है कि थिन फिल्म एनालिसिस में आप इन अगर इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करके इस एरिया की आप क्वालिटेटिव मैयर ले सकते हैं कि ये कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं कि ये कौन कौन से एलिमेंट से मिल के बना है, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं इस जगह पे। तो ये सबसे जो टॉप सरफेस है, यहाँ से हमें आगे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो इस पिक्चर को इंक्लूड करने का मेन पर्पस तो यही है कि आपको ये दिखाया जाए कि हमारे सैंपल के किस एरिया से, कौन सी डेप्थ से आगे इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं। अगर हम आगे चलें और हम देखेंगे कि ये तो वर्किंग प्रिंसिपल है कि जो हमारे पास आगर इलेक्ट्रॉन है ये जनरेट कैसे होता है। तो आगर इलेक्ट्रॉन की जनरेशन के लिए सबसे पहले होता यह है कि एक इंसिडेंट बीम आता है जो आपको यहाँ दिखाया गया है। ये इंसिडेंट बीम ऑफ फोटोन ये आ रहा है, और ये जैसे ही आके इंटरनल शेल के इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, ये आपको के शेल नज़र आ रहा है, ये अंदर न्यूक्लियस है। के शेल के इलेक्ट्रॉन को हिट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, और इजेक्ट होने के बाद ये यहाँ पहुँच जाता है।
अच्छा, यहाँ पर ना अब खाली जगह पैदा होगी है, तो इस खाली जगह को फिल करने के लिए ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो कि हायर एनर्जी स्टेट में है, ये यहाँ से जंप करेगा तो ये लोअर एनर्जी स्टेट में स्टेबिलिटी की तरफ एटम को लाने की कोशिश करेगा। ऑफ कोर्स जैसे ही जब ये हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन इस जगह पे पहुंचेगा तो इसने अपनी एनर्जी को कम करना है, और ये जो एनर्जी कम करता है ये एक्सरे जनरेट करके, करेक्टरिस्टिक्स फोटोन या एक्सरे जनरेट करके खुद रिलैक्स होगा और यहाँ पे इस एटम को स्टेबल कर देगा। ये जो एक्सरे है, अगर तो ये बाहर वैसे ही एक्सरे की फॉर्म में निकल जाए तो हम इसे कहेंगे कि ये एक्सरे जनरेट हुआ है। लेकिन बाद औकात ऐसे होता है कि ये जो एक्सरे है ये आके यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक्सरे करता ये है कि ये एक्सरे जैसे ही इसने जंप किया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इस एक्सरे ने आके, ये एक्सरे आ रहा है और यहाँ पे आके इसने इस इलेक्ट्रॉन को हिट किया, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को हिट किया और इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन निकला है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इसी इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं ये आगर इलेक्ट्रॉन है। इस आगर इलेक्ट्रॉन को हम इस करेक्टराइजेशन के लिए यूटिलाइज करते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर अपॉन प्रिंसिपल ऑफ आगर इलेक्ट्रॉन, और इसके अलावा हमने देखा कि सैंपल मटेरियल कौन से होने चाहिए। अगले लेक्चर में हम देखते हैं कि जो मटेरियल, सैंपल मटेरियल है जो जनरेट करता है, जिससे आगर इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है आगर इलेक्ट्रॉन की यील्ड को। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।